हेलो। आप सभी का इस फंक्शन क्लास की दूसरे वीडियो लेक्चर में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, तो मैं फटाफट से 1 मिनट में क्या क्या हमने उसमें देखा था, क्या कंसेप्ट सीखे थे, उनको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो सुने एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, वही रिपीट करना होगा मेरा। तो सबसे पहले तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो एक्स और वाई दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो एक नियम स्मॉल एफ एक ऐसा नियम होता है जो कि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज को वाई में शो करता है। यानी एफ एक ऐसा नियम है कि एक्स के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज वाई में बनेगी। तब हम उस एफ को एक फलन की संज्ञा देते हैं, फलन बोलते हैं। फलन बोलेंगे, इसके लिए भी 2 पॉइंट हमने वहाँ देखे थे। पहला था कि जो प्रांत होता है डोमेन, उसके प्रत्येक एलिमेंट शब्द इम्पोर्टेंट है, उसके प्रत्येक एलिमेंट की इमेज कोडोमेन यानी कि सह प्रांत में बननी चाहिए। दूसरा पॉइंट था कि प्रत्येक एलिमेंट की जो इमेज बनेगी वो इमेज भी अद्वितीय होनी चाहिए। यानी कि सिंगल पॉइंट जो भी हम प्रांत का लेंगे उसकी इमेज सह प्रांत में केवल और केवल एक ही होनी चाहिए, उसके अलावा दूसरी कोई भी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा हमने आगे कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि फलन कौन कौन से संबंध फलन होंगे और कौन कौन से संबंध फलन नहीं होंगे। तो ये तो हमने डिस्कस किया था। तो ये 2 पॉइंट जो मैंने बताया अभी, इन 2 पॉइंटों को अगर जो भी रिलेशन अपने अंदर कंटेन करता है, फॉलो करता है, तो वो रिलेशन फलन कहलाता है, वो फलन हो जाता है। एक पॉइंट में आज एक्स्ट्रा ये बोल देता हूँ, प्रत्येक फलन संबंध होता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसका कन्वर्स कि प्रत्येक संबंध भी फलन हो, ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ संबंध ही होंगे जो फलन होंगे, और वो संबंध फलन वही होंगे जो पिछले 2 पॉइंटों को क्लियर करेंगे। अगर पिछले 2 पॉइंटों को सेटिस्फाई कर जाएं संबंध, तो वो फलन हो जाएंगे। तो हमने इससे रिलेटेड कुछ 2-3 एग्जाम्पल देखे थे कि कौन कौन से संबंध फलन हैं और कौन कौन संबंध फलन नहीं हैं। इसके आगे हमने अगला कंसेप्ट ये देखा था कि ज्योमेट्रिकली हम किसी कर्व को या किसी कर्व से बनने वाले संबंध को, यानी एक्स वाई तल में कोई हमने कर्व बनाया, तो हम ज्योमेट्रिकली कैसे बता पाएंगे कि वो फलन है या नहीं। तो उसका कंसेप्ट हमने ये देखा था कि हमने एक्स वाई प्लेन में जो भी कर्व बनाया, उस कर्व के रिगार्डिंग हमने एक्स वाई प्लेन में वाई अक्ष के समांतर, वाई एक्सिस के पैरेलल हमने कोई भी एक रेखा खींची। कोई भी एक रेखा, कम से कम एक ऐसी रेखा वाई अक्ष के समांतर मिल जाए जो उस कर्व को एक से अधिक बिंदुओं पर कट कर दे। अगर कम से कम एक ऐसी रेखा वाई अक्ष के समांतर मिल गई एक्स वाई प्लेन में जो उस वक्र को एक से अधिक बिंदुओं पर कट कर देती है, तो फिर वो कर्व जिस रिलेशन से बंधा हुआ है वो रिलेशन फलन नहीं होगा। ये कंसेप्ट हमने ज्योमेट्रिकली फलन होने और नहीं होने के लिए सीखा था। इसके आगे हमने कुछ कंसेप्ट और सीखे थे। उनमें पहला था कि समफलन किसे कहेंगे और विषमफलन किसे कहेंगे। तो समफलन क्या होता है, उसके लिए तो हमने एक क्लियर कट और शॉर्टकट मेथड ये देखा था कि एक्स के स्थान पर हम माइनस एक्स पुट कर दें। मतलब एक्स में कोई फलन दे रखा है और हम उस फलन में एक्स के स्थान पर माइनस एक्स पुट करें, और ऐसा करने से उस फलन में कोई भी परिवर्तन ना आए। यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए, तब तो वो फलन
विषम कहलाएगा, क्योंकि ऐसा करने से यानी कि x की जगह माइनस एक्स पुट करने से तो उस फलन में माइनस का परिवर्तन आ गया। लेकिन अगर ऐसा ना हो, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर हो जाए एफ ऑफ एक्स की, यानी एक्स की जगह हमने माइनस एक्स पुट किया और उस फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तब हम उस फलन को सम फलन कह देंगे। ये तो था शॉर्टकट मेथड, जनरल मेथड भी इसको बोलेंगे हम। और अगला कंसेप्ट कि कोई फलन सम होगा या विषम होगा, ज्योमेट्रिकली हम उसको कैसे बता सकते हैं। यानी कोई वक्र हमें दे रखा है और हमें बताना है कि ये वक्र जिस भी रिलेशन से बंधा हुआ है, एक्स वाई में कोई रिलेशन दिया होगा हमको, तो ये वक्र जिस भी रिलेशन से बंधा हुआ है, हम कैसे कह पाएंगे कि वो वक्र सम फलन है या विषम फलन है। तो इसके लिए भी हमने दो शॉर्टकट ज्योमेट्रिकल मेथड सीखे थे। उसमें पहला था, ये था सम होने के लिए कि कोई भी कर्व जिस रिलेशन से बंधा हुआ है वो रिलेशन सम होगा या नहीं। तो अगर वो कर्व वाई एक्सिस के सापेक्ष सममित हो, यानी कि वाई एक्सिस के राइट में जैसा है वैसा ही लेफ्ट में हो जाए, दायां जैसा है वैसा ही बाईं साइड भी हो जाए, तो हम उस संबंध को समफलन कहेंगे। दूसरा कंसेप्ट ये था विषम होने के लिए कि ज्योमेट्रिकली हम किसी संबंध को या किसी संबंध से रिगार्डिंग या बनने वाले फलन को हम विषम फलन कब कहेंगे। तो उसका ज्योमेट्रिकली कंसेप्ट ये था कि अगर वो कर्व विपरीत चतुर्थांशों में दोहराए, मतलब अपने आप को दोहरा जाए। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा है वो फलन वैसा ही सेकंड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है, और फोर्थ में जैसा है वैसा ही सेकंड में हो। सॉरी मैं गलत बोल गया, कि जैसा फर्स्ट में वैसा ही थर्ड में हो और जैसा ही सेकंड में वैसा फोर्थ में हो। तो इस प्रकार के हम कर्व से बंधे हुए संबंध को हम विषम फलन कह देंगे। यहाँ तक कि हमने बातें सीखी थी। इसके अलावा हमने एक पॉइंट और सीखा था, वो ये था कि अगर हम किसी फलन को ये चेक करना चाह रहे हैं कि वो समय या नहीं, स्पेशली हमने इसमें ये पॉइंट इसलिए लिया है कि मैं इस पॉइंट में लॉग वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई फलन लॉग में दिया हुआ है तो उसके लिए हमने एक अलग से एक पॉइंट ये सीखा था कि लॉग वाले फलन को हम कैसे बता पाएंगे कि वो सम है या विषम है। तो उसके लिए हमने ये देखा कि एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, इस एक्सप्रेशन को हम लॉग वाले फलन के लिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से अगर रिजल्ट ज़ीरो हो जाता है तो हम एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स बराबर ज़ीरो को सॉल्व करके एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स लिख पाएंगे, और यही होती है विषम फलन की कंडीशन। तो हम इस मेथड का यूज़ करके लॉग वाले फलनों को बता पाएंगे कि वो सम है या विषम है। अब हम आज इस वीडियो लेक्चर में अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और आज हमारा उद्देश्य इस बात को सीखने में रहेगा कि फलन के प्रकार क्या होते हैं, कौन कौन फलन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और उन्हें हम कैसे सीखेंगे। इसमें भी हम एक एक करके फलनों के बारे में चर्चा करेंगे, और मेनली ये भी सीखेंगे कि किसी फलन का प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा। प्रांत और परिसर क्या होंगे, यही इसमें थोड़ी समझने वाली बात है। यहाँ से क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्ज़ाम में प्रांत और परिसर से पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फलन के प्रकार, तो फलन तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली। पहला प्रकार होता है बीजीय फलन, जिसे हम इंग्लिश में एलजेब्राइक फंक्शन बोल देते हैं। दूसरा होता है अबीजीय फलन, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसीडेंटल फंक्शन बोलते हैं। और थर्ड होता है खंड से परिभाषित फलन, जिसे हम इंग्लिश में पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो इन तीनों फलनों में जो तीन प्रकार है मुख्य रूप से फलन के,
इन तीनों में भी हम पहला पढ़ेंगे अब कि बीजीय फलन किसे कहते हैं। बीजीय फलन को भी 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें भी पहला है बहुपद फलन, दूसरा है परिमेय फलन, तीसरा है अपरिमेय फलन। बहुपद फलन को इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, परिमेय फलन को रैशनल फंक्शन बोलेंगे और अपरिमेय फलन को इर्रेशनल फंक्शन बोलेंगे। आगे वाले फलनों के लिए हम आगे चर्चा कर लेंगे कि उन्हें क्या क्या बोलेंगे क्या नहीं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर दें कि बीजीय फलन क्या होता है। सबसे पहले तो स्क्रीन पर आपको बीजीय फलन के बारे में दिख रहा होगा, ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। बीजीय फलन, बीजीय फलन से पहले मैं ये बता देता हूँ बीजीय शब्द क्या होता है। बीजीय शब्द का मतलब ये होता है कि हमने कुछ टर्म्स ली या कुछ हमने चुनिंदा पद लिए। जैसे मान लो मैंने एक्स वाई जेड 3 टर्म उठाई और एक्स वाई जेड के बीच में मान लो मैंने प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, प्लस माइनस लगा दिए, भाग का यूज कर लिया, गुना का यूज कर लिया। तो इस प्रकार से जो भी स्ट्रक्चर बनेगी, जो भी संरचना बनेगी, उसे बोलते हैं बीजीय, एलजेब्राइक, ठीक है। तो बीजीय का मतलब यही है कि प्लस माइनस गुना भाग जोड़ घटाव जो भी ये इस प्रकार की संक्रियाएँ रहती हैं, डॉट वगैरह, इन संक्रियाओं को हम जो वेरिएबल होते हैं, चर होते हैं, उनके बीच में यूज कर लें, उन वेरिएबल्स को हम इनसे बांध दें, रिलेट कर दें, जोड़ दें, तो उस स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं हम बीजीय संरचना, ठीक है। हालांकि आपने जो अमूर्त बीजगणित वाली बुक होती है बीएससी में, वहाँ पर भी बीजीय संरचना पढ़ते हैं, वो थोड़ी अलग होती है, लेकिन यहाँ पर बीजीय संरचना हम इसी को बोलेंगे। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, तो ये भी एक बीजीय संरचना ही है, बहुपद की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। बीजीय फलन एलजेब्राइक फंक्शन क्या होता है। किसी फलन को बीजीय फलन कहेंगे यदि, मतलब कोई फलन है, अगर यहाँ बीजीय फलन का यूज किया गया तो इसका मतलब पहले वो फलन रहा होगा, तो किसी फलन को ही हम बीजीय फलन कहेंगे। तो किसी फलन को बीजीय फलन कहेंगे यदि वह बहुपद पर बीजीय संक्रिया लगाने पर प्राप्त किया जाए। बीजीय संक्रियाएँ जो होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग देना, मूल लेना, किसी बहुपद के मूल फाइंड करना, इन सभी प्रकार की सिंबल्स को हम बीजीय संक्रियाएँ बोलते हैं। सभी प्रकार के चिन्हों को क्या बोलते हैं, बीजीय संक्रियाएँ, एलजेब्राइक ऑपरेशन। तो किसी फलन को बीजीय फलन कहेंगे यदि वह बहुपद पर बीजीय संक्रिया लगाने पर प्राप्त किया जा सके। नॉर्मली आपने 9th-10th क्लास में जब आप होंगे तो एक बार वापस अपनी बुद्धि को दोहराएं, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा बहुपद के बारे में। तो बहुपद में भी यही होता है कि दो, अभी मैंने पहले बोला भी था कि 2-3 पद लिए हमने, 2-3 वेरिएबल लिए और उनको हमने ऐड किया, गुना किया, इस प्रकार से हमने उन पदों को एक दूसरे से रिलेट कर दिया, बांध दिया। तो इस प्रकार जो स्ट्रक्चर रहेगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, बीजीय संरचना, बीजीय फलन कहेंगे। फलन का मतलब ये है, वहाँ पर तो हम बहुपद पढ़ते थे, तो वहाँ छोटी क्लास में बहुपद के नाम से जानते थे उसको, केवल बहुपद। अब यहाँ पर फलन बोलेंगे अगर वो बीजीय बहुपद जिन पर हमने बीजीय संक्रियाएँ लगाई हैं वो केवल एक्स और वाई में संबंध है, यानी कि वाई को हम पूरे एक्स के पदों के रूप में लिख पाएँ, वाई को हम पूरे एक्स के पदों में लिख पाएँ, तो हम कहेंगे कि वाई जो है वो एक्स का एक फलन है, ठीक है। तो वाई एक्स का एक फलन है, और इस फलन को, जो भी एक्स के फलन है, वो फलन अगर बहुपद के रूप में है तभी हम इसे बोलेंगे बीजीय फलन, जो कि बहुपद के रूप में है, तो बहुपद फलन हो जाएगा ये। नीचे बहुपद फलन की अलग से डेफिनेशन है, उसको समझें। बहुपद फलन पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी कि फलन एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स को हम वाई बोल देते हैं,
क्योंकि सह-प्रांत हम वाई लिया था ना पिछले क्लास में, कैपिटल वाई। तो कैपिटल वाई के एलिमेंट को ही तो हम एफ एक्स बोलते हैं। फंक्शन हमने स्मॉल एफ डिफाइन किया, तो एफ के अंदर प्रांत से एक्स जाएगा यानी एफ ऑफ एक्स बनेगा, और एफ ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा, स्मॉल वाई। तो स्मॉल वाई बराबर क्या हो जाता है, एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन अप टू ए एन एक्स की पावर जीरो। तो किसी बहुपद को इन जनरल फॉर्म में तो इस प्रकार से लिखा जाता है, जहाँ पर एक्स एन जो हायर डिग्री का जो पद है उसका जो गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वही जीरो हो गया तो फिर बहुपद रहेगा ही नहीं। बहुपद रहेगा नहीं इसका मतलब ये है कि उतनी कोटि का नहीं रहेगा जितने की हम बोल रहे हैं उसको। जैसे ये एन कोटि का बहुपद कभी तब कहलाएगा जब इसके गुणांक को हम जीरो ना लें, इसके अलावा कुछ भी हो गुणांक। अगर हमने एक्स की पावर एन के गुणांक को ही जीरो कर दिया तो फिर तो ये पूरा पद ही ख़त्म हो जाएगा और ये बहुपद एन पावर का रहेगा ही नहीं। इसलिए एक्स की पावर एन जो हायर ऑर्डर है, जितने ऑर्डर का हम उससे बोल रहे हैं, कम से कम उसका गुणांक जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, जीरो ना होना चाहिए। तो इसलिए ए नॉट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। और जो इस बहुपद में चर हैं एक्स, उनकी जो पावर रहेंगी वो पावर धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ही होनी चाहिए। का मतलब ये है कि जीरो हो सकता है या कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, नेगेटिव पावर नहीं होंगी, परिमेय संख्याओं के रूप में पावर नहीं होंगी, इस प्रकार से पावरें नहीं रहेंगी। कोई भी पावर रूट के अंदर आ गई तो नहीं रहेगी, इसको हम नहीं मानेंगे। बहुपद की यही कंडीशन है कि जो भी वेरिएबल लेते हैं हम, जैसे एक्स लिया तो एक्स की जो पावर होंगी वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी, इंक्लूडिंग जीरो, जीरो को लेते हुए। तो समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना जनरल फॉर्म में, इसको ही हम बहुपद फलन कहेंगे। अब पिछली क्लासों में आपने जैसे 9th-10th वाली क्लास बोल रहा हूँ मैं, उन क्लासों में 9th-10th में 11th-12th में आपने ये देखा होगा कि इस फॉर्म को हम बहुपद बोल देते हैं। जबकि अब यहाँ पर केवल और केवल ये बहुपद केवल एक्स में है, तो इसे हम एक्स में बहुपद फलन बोलेंगे। ठीक है। एक हम इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल हम सीखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी रहते हैं थोड़े से। तो एफ एक्स बराबर एक्स, और मैंने अभी बोला था एफ एक्स क्या होता है, वाई। तो यानी ये क्या हो गया, वाई बराबर एक्स। और आप सभी जानते होंगे कि वाई बराबर एक्स एक लाइन होती है, और ये लाइन मूल बिंदु से एक्स वाई प्लेन में मूल बिंदु को यानी कि मूल बिंदु से होते हुए निकलती है और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहती है, क्योंकि एक्स का गुणांक जो है वो पॉजिटिव है। इसलिए कोई भी एलिमेंट रखें आप, या आप इस लाइन को बनाना चाहें तो पॉइंट लेते जाओ, और जो जो पॉइंट आते जाएंगे वो पॉइंटों को मिला दो तो ये लाइन बन जाएगी। अब हम देखना ये चाह रहे हैं कि ये लाइन जो है यानी कि ये जो कर्व बना है ये विषम फलन है या सम फलन है। तो ज्योमेट्रिकल तो आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन मूल बिंदु से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसी है वैसी ही थर्ड क्वाड्रेंट में है। ज्योमेट्रिकली कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो जैसा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कर्व, वैसा ही थर्ड में है, तो इस वजह से तो हम इसको कहेंगे विषम फलन। ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया हो। मेनली हम यहाँ बात करेंगे कि प्रांत और परिसर क्या रहेंगे इसके। हालांकि आपको दिख रहे हैं कि ये जो लिखे हुए हैं ये इसके प्रांत और परिसर हैं, लेकिन ये आते कैसे हैं, कैसे बोलेंगे हम कि ये इसके प्रांत हैं और ये इसके परिसर हैं। तो एक लाइन सुन लो, मैं बोल रहा हूँ जो, उसको ही हम यूज़ करेंगे आगे भी। तो प्रांत तो वो होता है जो एक्स हम पुट कर सकें, एक्स की जो वैल्यू हम इस फलन के अंतर्गत डाल सकें, जो वैल्यू एक्स की उन वैल्यूओं से बनने वाला सेट, बनने वाला समुच्चय ही इस वक्र के लिए या इस फलन के लिए प्रांत का काम करेगा, यानी प्रांत होगा। तो आप इस ज्योमेट्रिकली स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर आप कोई भी नंबर लें,
कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये फलन को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान आप जो बोलोगे वाई की वैल्यू वही निकल के आ जाएगी। यानी प्रत्येक एक्स के लिए कोई ना कोई वाई अवश्य मिल जाएगा आपको, जो कि परिभाषित भी है। ठीक है ना। तो प्रत्येक एक्स के लिए ये फंक्शन परिभाषित है। कोई भी एक्स लो आप, का मतलब ये हुआ पूरे रियल लाइन में से आप कोई भी एक्स चुने, उसके लिए आपको अद्वितीय वाई ज़रूर मिलेगा। इसलिए तो एक एलिमेंट के लिए एक वाई मिल रहा है आपको, एक एक्स के लिए एक वाई मिल रहा है, तो प्रत्येक एक्स के लिए प्रत्येक वाई मिल जाएगा आपको, अलग अलग भिन्न भिन्न मिलेंगे। तो जो भी आप लोगे एक्स, उसके लिए उससे संबंधित कोई ना कोई वाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपने रियल नंबर में से या रियल लाइन में से कोई भी एक्स पुट किया इसके अंदर, तो उससे रिगार्डिंग कोई ना कोई वाई ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, पूरे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं एक्स एक्सेस पर, जितने भी लाइन नंबर पड़े हुए हैं, कोई भी हम ले सकते हैं, पुट कर सकते हैं, और उससे संबंधित कोई ना कोई वाई की मान अपन को ज़रूर मिल जाएगा। तो इसलिए इसका प्रांत तो हो गया पूरा आर, और कोई भी वाई मिल सकता है। तो वाई एक्सेस भी तो एक रियल नंबर का ही काम कर रही है। तो कोई एक्स पुट करो आप, तो उससे कोई ना कोई वाई मिलेगा, तो वाई की वैल्यू भी रियल नंबर में से कोई ना कोई आ जाएगी। यानी पूरे रियल नंबर में से कुछ भी आ सकता है। तो इस फलन का y बराबर एक्स का प्रांत होता है कैपिटल आर, यानी कि पूरी वास्तविक संख्याओं का समझ, और परिसर भी होता है इसका पूरी वास्तविक संख्याओं का समझ। आशा करता हूँ कि इतना बोलने से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे के पॉइंट आपको क्लियर रहें, कम समय में समझ में आ जाएं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लंबा खींचा है। आगे देखें, अगला फलन है अपना एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर 4। एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 8, यानी कि एक्स की पावर जो है वो सम में है, दो के गुणज में है। तो इस प्रकार के जो भी कर्व रहते हैं, उन सभी कर्वों का अगर हम अलग अलग बनाएं, तब तो सभी कर्वों की जो शक्ल होगी वो एक बिल्कुल हमें सेम दिखाई देगी, कोई अंतर हम नहीं कर पाएंगे। तो सभी कर्व एक जैसे दिखाई देंगे। यानी कि अगर आपको पता हो तो y बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इस प्रकार के आपने कर्व, स्टैंडर्ड कर्व पढ़े हुए हैं, जिसे हम परवलय बोलते हैं। तो ये वो परवलय ही हैं, परवलय बनेंगे। बस एक्स की जो पावर है उसके अकॉर्डिंग परवलय में जो घुमाव होगा वो कम रहेगा, किसी में ज़्यादा रहेगा, कोई फ्लैट हो जाएगा, इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है। यानी कि अगर हम अलग अलग इनके कर्व बनाएं, तब तो हम ये पहचानने में थोड़ा सा भ्रम खा सकते हैं कि अलग अलग मतलब ये इसमें कौन सा क्या है क्या नहीं है। अगर हम इन सबको एक साथ बनाने का प्रयास करें, तो हमें इनमें थोड़ा सा अंतर दिखाई देने लगेगा कि कौन सा कर्व तो कहाँ तक छोटा है और कहाँ पे बड़ा है, और कहाँ पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को समान वैल्यू पर, मतलब एक दूसरे के लिए समान वैल्यू रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर 4, ये दोनों कर्व हमने यहाँ पे बना रखे हैं। तो एक्स की पावर 4 वाला, 2 वाला जो कर्व है वो कब तो छोटी वैल्यू रखेगा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 से, और एक्स की पावर 2 वाला कब एक्स की पावर 4 वाले से छोटी वैल्यू रखेगा। तो देखो, दोनों में ही हम एक्स की वैल्यू 0 पुट करें जब तो दोनों समान वैल्यू लेंगे। क्लियर है बात। दोनों में ही हम एक्स की मान 1 और -1 पुट करें तब भी दोनों समान रहेंगे। तो यानी कि ये दोनों कर्व तीन बिंदुओं पर तो एक दूसरे के बिल्कुल समान मान देते हैं, तीन बिंदुओं पर समान है। ठीक है ना। लेकिन -1 से 1 के बीच में, या फिर ऐसे कहो तुम 0 से 1 के बीच में, हम कोई भी वैल्यू एक्स की पावर 4 में पुट करके देखो, 0 से 1 के बीच में। जैसे मान लो अपने 1/2 पुट किया एक्स की पावर 4 में, तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 4, यानी कि 1/2 की पावर 16। और 1/2 पुट किया आपने एक्स की पावर 2 में, तो वो हो जाएगा 1/4। तो 1/4 तो बड़ा रहता है 1/16 से। ठीक है ना। इसलिए 0 से 1 तक के बीच में तो
एक्स स्क्वायर वाला कर्व ऊपर रहेगा यानी कि उसकी वैल्यू बड़ी मिलेगी, और एक्स की पावर 4 वाला कर्व छोटा रहेगा यानी कि उसकी वैल्यू कम मिलेगी। इसके बाद ही एकदम से पासा पलटेगा। 1 से बड़ा मान आप कोई भी पुट करें, 1 से बड़ा मान आप जैसे सिंपली में 2 पुट कर देखें अपन, तो 1 से बड़ा जैसे आपने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और 2 की पावर 4 का मान होता है 16। तो अब 1 के बाद में एक्स स्क्वायर वाला कर्व तो छोटा होने लगेगा यानी उसके मान छोटे छोटे प्राप्त होंगे, और एक्स की पावर 4 वाले कर्व के मान बड़े बड़े प्राप्त होंगे। इसलिए 1 के बाद में एक्स स्क्वायर वाला तो नीचे हो जाएगा और एक्स की पावर 4 वाला ऊपर हो जाएगा, और बिल्कुल सेम ऐसा ही -1 से 0 वाले केस में भी है। तो एक मैंने बता दिया, एक तुम सोच सकते हैं, तो ट्राई करें इस प्रकार से, ठीक है। और ये तो थोड़ा सा ये जो करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सॉल्व करके बताया है कि भाई ये दोनों जो कर्व हैं किन किन बिंदुओं पर एक दूसरे के लिए समान वैल्यू या समान मान रखेंगे, कहाँ पर ये एक दूसरे के समान हैं वो बताया है। तो ये आप देख सकते हो। मैं बात करता हूँ इसके प्रांत की और परिसर की। तो ध्यान से देखें आप, रियल लाइन एक्स में से आप कोई भी वैल्यू पुट करें, कुछ भी उठाएं, मैं फिर से कह रहा हूँ प्रांत क्या होगा, जो एक्स हम पुट कर सकते हैं उसे हम प्रांत कहेंगे। एक्स जो भी पुट कर सकते हैं उन सभी नंबरों का सेट ही हमारा प्रांत होगा, और उन नंबरों पर जो जो वाई के मान प्राप्त होंगे उन्हें हम कहेंगे परिसर। तो ध्यान से देखें एक बार आप कि एक्स के मान तो हम रियल नंबर में से, रियल लाइन पे से कुछ भी उठा सकते हैं, कोई भी एक्स का मान उठाएं, एक्स का जो चाहे मन करे वो मान ले लो, उसके लिए आपको वाई का कोई ना कोई मान ज़रूर मिलेगा और वो अद्वितीय मिलेगा। समझे आप क्यों अद्वितीय मिलेगा? क्योंकि आप देख सकते हो ये जो कर्व बन रहा है, आप इसको वाई एक्सिस से समांतर एक बार लाइन खींच के देखें, तो कोई भी लाइन खींचें आप, केवल सिंगल कर्व की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया एक सिंगल, या फिर एक्स की पावर 4 सिंगल लिया, ये दोनों की अलग अलग बात कर रहे हैं, दोनों की जो प्रांत होंगे और परिसर होंगे वो दोनों के सेम ही रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि इसमें अब 2 बना दिए तो सर ये तो दोनों मिल गए, तो हमने कोई लाइन पुट खींची और 0 से 1 के बीच में उस लाइन ने दोनों कर्वों को 2 पॉइंट पे कट कर दिया, तो ये तो फलन ही नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। अब अलग अलग सोचें, या तो आप केवल एक्स स्क्वायर के बारे में ही सोचें या फिर आप एक्स की पावर 4 के बारे में ही सोचें। तो यहाँ पर दोनों को एक साथ लेने का मतलब ये है कि दोनों के प्रांत और परिसर सेम रहेंगे, इसलिए याद रखने के लिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाले को आप सोचें, कोई भी लाइन वाई से समांतर हमने ड्रॉ की तो वो हमेशा ही केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करेगी, जिसका मतलब ये फलन तो है, और फलन है तो इसके प्रांत और परिसर भी एग्जिस्ट करेंगे यानी कि होंगे। तो अब वो क्या होंगे? तो अब एक्स एक्सिस पर रियल लाइन में से एक्स कोई भी पुट करो, उसके लिए कोई ना कोई वाई आपको ज़रूर मिलेगा। और वो क्या मिलेगा वाई? तो देखो ये जो वक्र है, ये वक्र वाई एक्सिस की जो मान लेगा ना, वो देखो 0 से स्टार्ट होकर के वाई एक्सिस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो 0 से स्टार्ट होगा और पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा, यानी वाई की वैल्यू पॉजिटिव आती चली जाएंगी। और कहाँ तक आएंगी? वाई का मान कहाँ तक जा सकता है? अनंत तक, क्योंकि वाई एक्सिस की कोई फिक्स थोड़ी है लंबाई, तो वाई एक्सिस अनंत तक चलता चला जाएगा। एक्स के मान आप माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में लेते जाओ, वाई के मान आपको 0 से अनंत के बीच में मिलते चले जाएंगे। तो एक्स तो हम माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में कुछ भी रखें, यानी कि पूरा की पूरा रियल नंबर ले सकते हैं हम। तो वो तो हो गया इसका प्रांत। और इन नंबरों पर, इन मानों पर वाई के जो मान मिलेंगे हमको, वो 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। अनंत तक का मतलब ये अनंत पर पहुंच नहीं पाएंगे हम। तो परिसर क्या बनेगा इन दोनों फंक्शनों का? इन दोनों फंक्शनों का जो परिसर बनेगा वो बनेगा 0 से लेकर के इन्फिनिटी की ओर तक। 0 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, इन्फिनिटी कोई होता नहीं है, इसलिए उधर हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है, ठीक है। स्टार पॉइंट ये लिखा हुआ है कि एक्स जो पुट कर सकते हैं उसे डोमेन बोल देंगे, और वाई जो मान प्राप्त होगा उसे हम
रेंज बोलेंगे, ये ख़त्म बात। ठीक है, ये कट रहा है इसलिए मैंने बोल के बता दिया। तो आगे बढ़ें थोड़ा सा, हम बात करेंगे अब साइन वाई बराबर साइन एक्स की, कि साइन वाई बराबर साइन एक्स। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वाई की किस, वाई और एक्स के हम क्या क्या मान लें ताकि ये साइन वाई और साइन एक्स दोनों इक्वल रहें, किन किन वैल्यूज़ पर ये इक्वल रहेंगे एक दूसरे की। तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है और कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है, तुम वो देखें। तो साइन वाई और साइन एक्स अगर दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों के एंगल इक्वल है, और दोनों के एंगल इक्वल है मतलब कहाँ कहाँ पर ये समान रहेंगे। तो इधर देखो राइट हैंड साइड में जो ये डायग्राम बना हुआ है, ASTC, ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टी का मतलब टेन, सी का मतलब कॉस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, इस तरह ये बचपन में जानते हैं, अब इसको मैं नहीं बोल रहा। अब देखें आप, y बराबर पाई माइनस एक्स, अगर मैं y की वैल्यू पाई माइनस एक्स रखूँ, पाई माइनस एक्स कहाँ से मिलेगा हमको, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो y की वैल्यू पाई माइनस एक्स रखी जाए तो साइन y इज इक्वल टू साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा। तो यानी कि y की वैल्यू पाई माइनस एक्स पर भी दोनों बराबर रहेंगे। उसके आगे बढ़े हम, साइन की वैल्यू टू पाई प्लस एक्स रखें। टू पाई प्लस एक्स का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है। यानी हम इन एंगलों के लिए केवल और केवल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पर साइन हमारा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो अगले वाले स्टेप में जो हमने टू पाई प्लस एक्स वाई की वैल्यू मानी है, वो मानी नहीं है, वो होती है। और वो इसलिए होती है क्योंकि साइन वाई बराबर साइन एक्स ऊपर लिख दिया गया है फलन। तो वाई की वैल्यू जैसे हम टू पाई प्लस एक्स लेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई इस एंगल पर साइन के लिए साइन एक्स वैल्यू ही प्राप्त करके देगा हमको, ठीक है। अगले स्टेप में फिर से हम सेकंड क्वाड्रेंट का यूज करेंगे। देखो हम पहले फर्स्ट सेकंड में गए थे, फिर हम फर्स्ट में गए, फिर हम थर्ड में जा रहे हैं, सॉरी फिर सेकंड में जा रहे हैं, फिर फर्स्ट में जा रहे हैं। तो इस प्रकार से क्रम चलता ही चला जाएगा। हमने पहले पाई माइनस एक्स इसलिए लिया क्योंकि पाई का गुणांक 1 था, दूसरे में पाई का गुणांक 2 था, तीसरे में 3 था। लेकिन इनके बीच में जो एक्स के गुणांक हैं वो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होते चले जा रहे हैं। तो पाई के जो गुणांक हैं, हम इन जनरल इस स्टेप को कैसे लिख सकते हैं, वाई बराबर पाई के जो गुणांक है वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 2 3 4 ऐसे होते चले जा रहे हैं। तो पाई के गुणांक तो हमने ले लिए एन, एन पाई लिख दिया। अब एन तो कुछ भी हो सकता है ना, इसके अलावा प्लस अब एक्स के जो गुणांक हैं उनकी वैल्यू -1 +1 -1 +1, एक्स के गुणांकों की वैल्यू ये है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n इंटू एक्स। और n हमारा क्या हो सकता है, n हमारा कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। अब आप n की कोई वैल्यू रख के देखो, ये एक्सप्रेशन ऊपर आपको मतलब ये जो एक्सप्रेशंस है ये आपको ऊपर जो एक्स आप n का जो भी मान पुट करोगे, जैसे 1 पुट किया तो आपको पहला पहला पद मिल जाएगा y बराबर पाई माइनस एक्स, 2 पुट किया तो 2 पाई प्लस एक्स मिल जाएगा, इस प्रकार से। तो ऊपर हमने जो y की वैल्यू ली उनको हमने इन जनरल फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये y की वैल्यू मिली। तो y के किन किन मानों पर ये दोनों फलन बराबर रहेंगे, तो ये भी हमें क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। ये त्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन वो है कंसेप्ट, तो इसको आप नहीं ध्यान दें ज़्यादा ली, मतलब क्योंकि वहाँ पढ़ लेते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। आगे एफ एक्स बराबर कॉस एक्स, इस फंक्शन को हम पढ़ेंगे। तो आप कॉस एक्स का जो डायग्राम होता है, कॉस एक्स का जो डायग्राम होता है वो सभी जानते हैं, वो बनता है इस प्रकार से। कॉस एक्स
एक समफलन होता है, पिछली बार देख चुके हम पिछली वीडियो में। ज्योमेट्रिकली जो इसका कर्व होता है वो इस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो होता है, ठीक है। यहाँ पर हम cos x के लिए 3-4 चीज़ों की बात कर रहे हैं। समफलन है, विषमफलन है, ये तो हम देखेंगे। उसके अलावा प्रांत परिसर भी देखेंगे। इसके अलावा नया पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आवर्तकाल का, कि आवर्तकाल क्या होता है किसी वक्र का, ठीक है। तो पहला पॉइंट, समफलन है या नहीं। कौन सा फलन है? समफलन। क्यों है कि पिछले हम देख चुके हैं कि cos x तो एक समफलन होता ही है। जैसा कर्व y x के राइट में है वैसा ही लेफ्ट में है, तो समफलन हो गया। दूसरी बात कि प्रांत क्या होगा, तो हम x क्या पुट कर सकते हैं, जो भी x हम पुट करें वही इसका प्रांत हो जाएगा। तो आप रियल नंबर पर देखो, ये कर्व रियल लाइन के सापेक्ष अनंत तक बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हम x कुछ भी ले सकते हैं, आप x के मान जो भी लो, कुछ भी ले लो, x की वैल्यू कुछ भी ले लें हम, प्रत्येक x के लिए y की कोई ना कोई वैल्यू हमें ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो x तो पूरा रियल नंबर हो गया, यानी कि इसका जो प्रांत हो गया वो हो गया पूरा रियल नंबर का सेट। सहप्रांत रेंज ऑफ f, वो क्या होगा, तो देखें y की जो वैल्यू है इस कर्व के लिए, y की वैल्यू -1 से लेकर के 1 तक कुछ भी हो सकती है। अब x के जो भी मान लोगे ना, उसका मान आपको -1 से 1 के बीच में ही मिलेगा, इससे ना तो कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो y का जो मान मिले वही क्या होता है, परिसर। तो अब इसका परिसर क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ऑफ -1, 1। तो y की वैल्यू -1 और 1 के बीच में से कुछ भी हो सकती है, -1 और 1 भी होते हैं। तो ये इसका रेंज हो गया। 3 पॉइंट क्लियर। समफलन होता है ये बता दिया, डोमेन क्या होता है ये बता दिया, रेंज क्या होती है ये भी बता दिया। अब बात करेंगे आवर्तकाल की। आवर्तकाल होता क्या है? आवर्तकाल सुन लो एक बार ध्यान से। आवर्तकाल किसे कहते हैं? कोई कर्व एक फिक्स लंबाई के बाद में, कोई कर्व एक फिक्स लंबाई के बाद में या एक फिक्स समय के बाद में या एक फिक्स लेंथ के बाद में अपने आप को दोहराने लग जाए, अपने आप को रिपीट करने लगे, तो हम उस लंबाई को ही उस वक्र का आवर्तकाल कहते हैं। और cos x जो है, देखो ये गहरी लाइन आपको दिख रही होगी, cos x का जो कर्व है वो 0 से 2π तक जो भी बन रहा है, 2π के बाद में आप देखोगे 2π से 4π तक जैसे आप देखोगे तो कर्व बिल्कुल सेम टू सेम 0 से 2π के बीच में जैसा है वैसा ही मिलने लग जाएगा हमको। और हर 2π लेंथ के बाद में अपने आप को ये रिपीट करेगा। तो कोई भी कर्व अपने आप को जितनी लेंथ के बाद में रिपीट करने लग जाए उतनी लेंथ को ही हम उस कर्व की या कर्व का आवर्तकाल कह देते हैं। तो cos x अपने आप को 2π लेंथ के बाद में रिपीट करता है, इसलिए cos x का आवर्तकाल हो जाएगा यहाँ पे 2π। ये पॉइंट पे आपको शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि cos x के जो मान होते हैं वो क्या क्या होते हैं, यानी क्या क्या मान हमको मिलेंगे cos x के। cos x के मान -1 से और 1 के बीच में कुछ भी मिल सकते हैं, सही कहा कि नहीं? तो ध्यान से देखें, cos ऑफ नीचे लिख रहा है देखो, cos ऑफ 2n + 1 π/2, यानी कि π/2 के जो विषम गुणज हैं, क्योंकि n हमने z में से लिया है, कुछ भी हो सकता है, π/2 के विषम गुणज अगर cos के थीटा cos के एंगल रहें, cos का एंगल π/2 का विषम गुणज रहे तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी, ये तो सभी जानते हैं। और cos का एंगल nπ रहे, यानी कि पाई का nवां गुणज रहे, n तो कुछ भी हो सकता है, तो हमें सदैव ही cos की वैल्यू या तो 1 मिलेगी या -1 मिलेगी। जैसे cos π की वैल्यू -1 होती है, cos 2π की वैल्यू 1 होती है, cos 3π की -1, cos 4π की 1। तो इसीलिए cos nπ की वैल्यू -1 की पावर n, 1 पुट करने पर 1 मिलेगा, सॉरी 1 पुट करने पर -1 मिलेगा,
2 पुट करने पर 1 मिलेगा, 3 पुट करने पर -1 मिलेगा, इस प्रकार से। तो कॉस के π/2 के विषम गुणज की वैल्यू तो 0 होती है और कॉस के n π की वैल्यू -1 की पावर n होती है। ये ध्यान रखें आप। अगला हमने देखा था, पहले देखा था हमने sin y बराबर sin x। अब हम देख रहे हैं cos y बराबर cos x। तो cos y और cos x किस किस एंगल पर इक्वल रहते हैं, उन्हें हम जनरल फॉर्म में एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं कि जनरल फॉर्म में y की क्या क्या वैल्यू लें हम x के रूप में, यानी x के मान क्या क्या पुट करें, या फिर हम y की वैल्यू क्या क्या लें ताकि cos y और cos x दोनों इक्वली हो जाएं। तो आप जानते हो कि cos जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हम चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट से। मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? कॉस जो होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। देखो कॉस होता है फर्स्ट और फोर्थ में पॉजिटिव, तो यानी कि हमारे जो एंगल रहेंगे वो या तो फर्स्ट में रहेंगे या रहेंगे सेकंड में। तो हमें हमारे एंगल फर्स्ट और सेकंड के बीच में से कहीं ना कहीं से उठाने, ठीक है। तो देखो y की वैल्यू आपने 2π - x ली। 2π - x का मतलब क्या हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई ना कोई एंगल, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। इसके बाद 2π + x किया। 2π + x का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी कॉस हमारा पॉजिटिव रहता है। 4π - x एक चक्कर पूरा किया, 4π - x फिर से फोर्थ में, 4π + x फिर से फर्स्ट में। तो ये प्रोसेस हम आगे दोहराते जाएंगे। तो पाई की जो गुणांक आ रहे हैं वो देखो 2, 4, 6 इस प्रकार से बनते चले जाएंगे। तो यानी कि पाई के जो गुणांक बन रहे हैं वो बेसिकली क्या क्या बन रहे हैं? 2n हम लिख सकते हैं इसको। पाई के जो गुणांक हैं वो 2n। देखो 4π को क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 2π। सही कहा। 4π को 2 × 2π लिख सकते हैं। आगे स्टेप में बढ़े हम तो 6π बनेगा, उसे हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 2π, ठीक है ना। तो यानी कि y में 2π के गुणांक तो रहेंगे n के मल्टीपल, 2π n का मल्टीपल रहेगा। और x की जो वैल्यू आ रही है, x के जो गुणांक बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? प्लस या माइनस, ठीक है। +1 या -1 बन रहे हैं। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन x गुणांक पर नहीं लग रही है। इधर देखें RHS में कि y बराबर 2nπ ± x, ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको? n की वैल्यू आप z में से 1 पुट करो तो 2π ± x में से कुछ भी एक आ जाएगा, ठीक है ना। ऊपर के दोनों स्टेप बन रही है। देखो n की वैल्यू 1 पुट करने पर 2π + x और 2π - x दोनों इंक्लूड हो गए इसमें। n की 1 वैल्यू पुट करने पर 2 पुट करेंगे, यानी दो स्टेप जो है वो एक साथ कंबाइंड होकर के आ रही है यहाँ पे। ऊपर वाले 2π - x पर x की cos y और cos x के जो मान रहेंगे वही 2π + x पर भी मान रहेंगे, यानी कि इन दोनों पर cos की वैल्यू समान रहेगी। इसलिए दो स्टेप को एक साथ कंबाइंड करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये तो cos y और cos x कब बराबर होते हैं उसके बारे में चर्चा कर ली हमने। अब बात करते हैं हम आगे आज के लिए अपन, ये थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई, इसको अपन आज इतना ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो कर्व हैं, जो वक्र हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी समझाया है, जितना भी समझाया है, आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। नहीं समझ में आया इस वीडियो में, जिस पार्ट में आपको दिक्कत आई है कि भाई ये समझ में नहीं आई चीज़, उसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उसमें और सुधार करने का प्रयास करूँगा और बेटर से बेटर समझाने का प्रयास जारी रहेगा। आप
को अगर एक बार में ये वीडियो समझ में ना आए तो एक बार दोबारा इस वीडियो को देखें, हो सकता है आपको दूसरी बार में समझ में आ जाए। शब्दों पर गौर रखें, अपने निगाहों को स्क्रीन पर इस PDF के माध्यम से दोहराएं तो आपको समझ में ज़रूर आएगी, ये मेरा विश्वास है। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, और आप उसके लिए भी तैयार रहें। इस चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं, और जो आपसे मैथ से संबंधित स्टूडेंट हैं जिसको आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट की आपकी हमें ज़रूरत भी रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।